हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने पिछले क्लासों में आपको वाक्य के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वाक्य वाले चैप्टर से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप दूसरों को समझाने लायक भी मतलब इस चीज़ को समझाएंगे दूसरों को भी। और आज जो मैंने नया टॉपिक चूज किया है ये क्या है, संज्ञा। ठीक है, देखो, देखने में तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, है ना, कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा मतलब जो एग्जाम्स में पेपरों में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से संज्ञा को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा है क्या। देखो, संज्ञा को इंग्लिश में सबको पता है, हम इसे नाउन बोलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज संज्ञा का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। जैसे कि हम रटी रटाई परिभाषा है हमारी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं। ठीक है, देखो, संज्ञा एक ऐसी चीज होती है जो किसी को दी जाती है जिससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, जिससे उस वस्तु की, उस व्यक्ति की या उस स्थान की पहचान होती है। ठीक है, जैसे हम कभी किसी को कुछ संज्ञा देते हैं, किसी को कुछ संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का बेसिक जो मीनिंग है, ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई व्यक्ति है, रमेश, सुरेश, महेश। ठीक है, कोई वस्तु है, टेबल, कुर्सी, मेज, चेयर, कुछ भी वस्तु है। कोई स्थान है, दिल्ली, पंजाब, मुंबई। ठीक है, कोई, इन सब के नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब देखिए, यहां से ये नहीं पूछेगा आपसे कि भाई किसी का नाम देगा मोहन, सुरेश, बताओ कि व्यक्ति मतलब संज्ञा है, सर्वनाम। इतना इजी आपसे नहीं पूछने वाला किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये चीज कक्षा 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12 सबके बच्चों को ये चीजें यहां तक पता होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा किस प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं। वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अंदर से, उनके प्रकारों से। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के प्रकार। ठीक है, देखो, दो प्रकारों से हम संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकारों को पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर रचना के, अर्थ के आधार पर रचना के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 3। मुख्यतः 3 भेद होते हैं। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः मैंने कहा, लेकिन कुछ विद्वान इसमें 2 प्रकार और ऐड करते हैं और इसे कर देते हैं 5 प्रकार का। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। यहां तक भी आपको पता है चीजें। अब हमने इनके अंदर की चीजों को जानना ही, क्या है, कैसा है, कैसे पहचाने कि व्यक्तिवाचक है, कैसे पहचाने जातिवाचक है, कैसे पहचाने भाववाचक है, कैसे पहचाने समूहवाचक है, कैसे पहचाने द्रव्यवाचक है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने संज्ञा को बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। और आज का टॉपिक यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज है रूढ़ संज्ञा। सबसे पहली चीज क्या है? रूढ़ संज्ञा। देखो, रूढ़ शब्द भी होते हैं, तो जब शब्दों वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां भी आपको समझाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि संज्ञा से यहां से मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले उठाया, रूढ़ संज्ञा। दूसरा आपका आएगा यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, और लास्ट आपका आएगा तीसरा योग रूढ़। योग है योग रूढ़।
ठीक है, दिख रहे हैं ना आप लोगों को? ठीक है, देखो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और आपका योग रूढ़ संज्ञा। देखो मैंने जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में कहा, पहले भी कहा कि हिंदी को पढ़ने के लिए आपका जो शब्दार्थ वाला पोर्शन है, शब्द अर्थ मतलब शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आप हिंदी के शब्दों का अर्थ समझ जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ विषय से या टॉपिक से ही उसका 50% सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, रूढ़ का मतलब क्या है, यौगिक का मतलब क्या है, योग रूढ़ का मतलब क्या है, अगर आपको इनके शब्दार्थ पता है तो आप आसानी से इस काम को या इनके एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसी प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, समूह और द्रव्य, इन वाचक तो देखो सब में है, वाचक वाचक वाचक। मेन चीज क्या है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। इन चीजों के अगर आपको मतलब पता है तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, कौन सी जातिवाचक में आएगा, कौन सा भाववाचक में आएगा, कौन सा समूहवाचक में जाएगा और कौन सा द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इनको व्युत्पत्ति के आधार पर, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, तो आज अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। देखो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार मैंने आपको बताए, अब हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के क्या कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार होते हैं। तो आज से पहले भी आपने ये पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत जगह आपने ये पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेन चीज है, देखो मेरी क्लास का ये मोटिव रहता है, आपको लिखवाने का कोई मकसद नहीं है कि आप लिखो। देखो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सोर्सेज है। ठीक है, मेन चीज है समझाना। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में आती है तो आप खुद से उसका क्या कर सकते हो, उसके खुद से एग्जाम्पल करो, खुद से उसको क्या करो, उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी तो समझने के बाद वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो जब इनके एग्जाम्पल करोगे तो अच्छा आसानी से समझ आएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, तो समझना है सबसे मेन चीज है। तो मैंने कहा व्युत्पत्ति के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार में नंबर 1 हमारा आएगा रूढ़ संज्ञा। दूसरा मैंने बताया था यौगिक संज्ञा। देखो संज्ञा आसानी से सब कुछ समझ आएगा, बस ध्यान लगा के देखना, यौगिक संज्ञा। और लास्ट हमारा आएगा योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, आज से पहले सबने नाम सुने होंगे, सबने देखा होगा। अब हमें देखते हैं कि ये चीजें यौगिक रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा आखिर में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले रूढ़ संज्ञा से हम स्टार्ट करते हैं। देखो रूढ़ संज्ञा का मतलब है, ठीक है, रूढ़ शब्द भी होते हैं और रूढ़ संज्ञा भी होती है, तो उसी का ये दूसरा रूप है रूढ़ संज्ञा। ठीक है, देखो रूढ़ संज्ञा का मतलब है कि जिन शब्दों के खंडन नहीं होते। ठीक है, खंडन का मतलब है टुकड़े नहीं कर सकते, या हम उन शब्दों के टुकड़े नहीं कर सकते। देखो मतलब बोलने का मतलब है कि कोई भी शब्द हो उनको हम तोड़ नहीं सकते। चलो माना आपने तोड़ भी दिया तो उनका क्या नहीं निकलेगा, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। क्या अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, निकलेगा। अब ये क्या बात हुई भाई कि खंडन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अब समझेंगे हम एग्जांपल से। ठीक है, ठीक है जी, तो इसके एग्जांपल देखो, कोई भी एक शब्द ले लो, रूढ़ संज्ञा कौन सी होगी। मैंने लिखा आम। क्या लिखा, आम। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई आम को तोड़ो, पेड़ से नहीं है, आम शब्द को तोड़ना है। ठीक है, आम पेड़ से आसानी से टूट जाएगा, लेकिन आम जो शब्द है इसको तोड़ना है, इसके हमने सार्थक खंड करने, टुकड़े करने। तो जब मैं आम को तोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो इसका मैं संधि विच्छेद करूंगा। आ को एक साइड तोड़ो और मौ को तोड़ दिया मैंने बीच से। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे कि इस आ का कोई सार्थक अर्थ है, इस मौ का कोई सार्थक अर्थ है, नहीं है जी, नहीं है। ठीक है, आ और मा का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो रूढ़ संज्ञा उन संज्ञाओं को हम कहेंगे जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते या सार्थक
खंड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि टुकड़े करने के बाद उनका कोई मतलब नहीं बनेगा। अभी तो देखो आम से पता लग रहा है ना कि आम भाई कोई फल है या आम आदमी है, ठीक है। लेकिन जब इनके आप खंडन करोगे तो सार्थक नहीं होंगे, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा इन खंडन करने पर, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आएगी तो आप वीडियो को पीछे जाके थोड़ा बैक करके फिर से इसको सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यौगिक संज्ञा। क्या देखेंगे? यौगिक संज्ञा, ठीक है। देखो आसानी से पढ़ेंगे, यौगिक संज्ञा भी कोई नहीं। देखो यौगिक का मतलब होता है वही मिक्सचर, मतलब दो चीजों का मिक्सचर। रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं यौगिक, कंपाउंड, ठीक है। कि दो तत्वों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? यौगिक बोलते हैं। जब एक तत्व इधर है, एक तत्व ये दोनों मिल गए तो उसको हम यौगिक बोलते हैं, बस। वहां पे साइंस में हम तत्वों की बात करते हैं और हिंदी में हम किसकी बात करते हैं? शब्दों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शब्दों की, ठीक है। देखो सब इंटरकनेक्टेड है, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से गणित, गणित से विज्ञान, विज्ञान से जीव विज्ञान, सारे सब्जेक्ट जो हैं इंटरकनेक्टेड है, आपस में मिले जुले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में गणित नहीं पढ़ते या गणित में हिंदी नहीं पढ़ते या विज्ञान में हम कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, सारी चीजें आपस में मिली जुली हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई जीवन का आधार है। क्या? पढ़ाई जीवन का आधार, ठीक है, का आधार है। पढ़ाई सिर्फ इसलिए मत करो कि आप किसी एग्जाम को निकालोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करने लायक हो जाओगे। देखो पढ़ाई का मतलब है कि आप जिंदगी जीने लायक हो जाओ, ठीक है। अगर आपको गिनतियां नहीं आएंगी 1 2 3 4 5 है तो आप कल की डेट में किसी दुकान पे जाओगे, आप क्या नहीं कर पाओगे? सामान नहीं ले पाओगे या कुछ भी, आपको कोई भी लूट सकता है। आपको हिंदी के शब्द नहीं आएंगे तो आप किसी से बात करने के लायक नहीं हो पाओगे, है ना, किसी से बोल नहीं पाओगे। तो पढ़ाई का मतलब है कि आप चीजों को समझो, उनको अपने जीवन में उतारो और क्या करो? जिंदगी जो मस्त करके, ठीक है, बिंदास करके। तो अब हम आते हैं यौगिक संज्ञा। देखो यौगिक संज्ञा का मतलब क्या है कि जिन शब्दों के, देखो यौगिक संज्ञा का मतलब है जिन शब्दों के खंडन करने पर या तोड़ने पर, ठीक है। खंडन का मतलब हमेशा तोड़ने, लो और आसान कर लो। जिन शब्दों को तोड़ने पर उनका अपना सार्थक अर्थ निकले, मतलब कि जब उनको आप तोड़ोगे, उन शब्दों को तोड़ोगे तो उनका क्या निकलेगा? सार्थक अर्थ निकलेगा, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जैसे सिंपल में आगे से बोल रहा हूं, लिखवाने की जरूरत तो है नहीं कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, तभी तो तोड़ोगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो जब इनको तुम तोड़ोगे, इनको तोड़ोगे तो सपोज ये एक शब्द है, ये इसको एक शब्द मान लो, ठीक है, ये पूरी लाइन। अब इसको आपने बीच में से तोड़ा, ठीक है, ये शब्द आपने बीच में से तोड़ा, तो जो ये ए है, ये ए वाला शब्द, इसका अपना अर्थ निकलेगा, अपना अर्थ मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। और ये जो बी वाला शब्द है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, सार्थक, जिसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो सार्थक शब्दों के उनके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 या 3 एग्जाम्पल देखेंगे, आराम से आपको समझ में आने वाली चीजें, ठीक है। इसलिए इत्मीनान से पढ़ो, इत्मीनान से सोचो और इत्मीनान से अप्लाई करो इन नियमों को, ठीक है। देखो सबने देखा है हिमालय सबने देखा है, हिमालय, ठीक है। अब हिमालय का जब हम खंडन करेंगे, हिमालय शब्द को हम तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद निकलता है हिम धन आलय, हिम धन आलय। अच्छा जी, अब देखो मैंने कहा था जिन शब्दों के खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले, देखो तोड़ा इन हिमालय शब्द को हमने तोड़ा हिम और आलय में। अब इसको तोड़ने के बाद हिम का अपना अर्थ निकलेगा और आलय का अर्थ अपना निकलेगा, ठीक है। देखो हिम का मतलब क्या होता है, ये आप सबको ही पता है। हिम का मतलब होता है बर्फ, हिमालय में बर्फ होती है ना। आलय का मतलब होता है वह स्थान जहां बर्फ हो, ठीक है। स्थान कोई भी स्थान हो सकता है, आलय जहां मतलब बर्फ का आश्रय है या बर्फ जहां रहती है, उसको कहते हैं हिम का आलय, हिम आलय, ठीक है। इसी प्रकार देखो दोनों का अपना अपना अर्थ निकला, आ गया यौगिक संज्ञा, ऐसे पहचाननी है। दूसरा विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्याधन
आलय, ठीक है। विद्या का मतलब क्या है भाई? शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा, ठीक है। वही आलय जहां ये शिक्षा ग्रहण की जाती है, स्थान, वह स्थान जहां शिक्षा ग्रहण की जाती है, जहां क्या किया जाता है? शिक्षा को, नॉलेज को गेन किया जाता है, जहां हम पढ़ने जाते हैं उसको कहते हैं हम शिक्षा का घर, ठीक है, विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार पाठशाला, एक एग्जांपल और ले लो, पाठशाला, ठीक है, क्या ले लो? पाठशाला, ठीक है। तोड़ो इस पाठशाला को, पाठ धनशाला। गौशाला ले लो, गौ धनशाला, जहां गाय रहती है। पाठशाला मतलब जहां पढ़ाई का स्थान होता है, पाठशाला, ठीक है। तो बोलने का मतलब है यौगिक संज्ञा मिश्रण होता है दो शब्दों का, जिसका अपना तो एक सार्थक अर्थ होगा, पूरे शब्द का अपना तो एक सार्थक अर्थ होगा, लेकिन जब उसके हम खंडन करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे, तो उस दोनों खंडन, वो उन दोनों टुकड़ों के अपने अपने अर्थ निकलेंगे। इसको हम कहते हैं यौगिक संज्ञा। इस प्रकार से पहचानना है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में यौगिक संज्ञा ढूंढिए या रूढ़ संज्ञा ढूंढिए, तो यही करना है भाई। देखो शब्दों को, देखो टूट रहे हैं, अगर दोनों का अर्थ निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो भाई यौगिक संज्ञा। अर्थ नहीं निकल रहा है तो भाई रूढ़ संज्ञा। अब तीसरी चीज जो मैं बताने वाला हूं, ये थोड़े और इंटरेस्टिंग है, और इसमें और अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। आराम से देखो, ये समझने के लिए, लिखने के लिए आपके पास बहुत सोर्सेज है, ठीक है। योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है, कुछ नहीं है योग रूढ़ संज्ञा, बहुत आसान है, ठीक है। देखो योग रूढ़ संज्ञा का मतलब क्या है? रूढ़, योग रूढ़ सामान्य कुछ है ना। देखो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, क्या कहा? इसमें क्या था? जिनका खंडन नहीं कर सकते। यौगिक में क्या था? जिसका हम खंडन कर सकते हैं, जिसका हम खंडन कर सकते हैं, लेकिन खंडन करने के बाद उन दोनों का अर्थ क्या होगा? एक जैसा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम योग रूढ़ संज्ञा की तरफ, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर, जिनका खंडन करने पर, फिर वही बात, खंडन मतलब तोड़ने पर, ठीक है, तोड़ना है, शब्दों को तोड़ना है, ठीक है। जिनका खंडन करने पर सबसे पहली चीज सार्थक अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, अर्थ निकले। अब आप कहोगे सर सार्थक अर्थ तो इसमें भी निकल रहा था खंडन करने पर यौगिक संज्ञा में, तो इसमें क्या अलग चीज आपने बताई? तो अलग चीज सुनो, सार्थक अर्थ निकले। सार्थक अर्थ निकलने के साथ साथ वह किसी तीसरे की ओर इशारा करेगा, वह शब्द, वह खंड किसकी ओर इशारा करेंगे? किसी तीसरे पर्सन की ओर, तीसरे पर्सन की ओर क्या करेंगे? तीसरे की ओर इशारा करेंगे, इशारा या संकेत करेंगे, ठीक। इशारा का मतलब है कि वो शब्द तोड़ने पर आपको पता चलेगा कि किसी तीसरे की बात होगी, ठीक है। अब देखो कैसे, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल है पीतांबर, पीतांबर। पीतांबर का मतलब है योग रूढ़ संज्ञा, पीतांबर का एग्जांपल है। देखो मैंने कहा ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर, करो इसके खंडन। पीले हैं अंबर जिसके, जिसके, अब पीले तो पता चल गया भाई, येलो कलर। अंबर क्या हुआ? मैंने कहा ना शब्दार्थ अच्छे बनाओ, अपने शब्दों के अर्थ आपको पता होनी चाहिए। अंबर है, अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीले हैं कपड़े जिसके, वो कौन है? हमारे श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, ठीक है। माखन चोर श्री कृष्ण जी, ठीक है। कल गणेश चतुर्थी थी, तो लंबोदर, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लंबोदर। गणेश चतुर्थी समझ गए किसकी बात हो रही? तो लंबी है उदर जिनकी, ठीक है, लंबी है उदर जिनकी, वो हमारे कौन है? गणेश भगवान जी, गणेश भगवान जी, श्री गणेश भगवान जी, ठीक है। तो बात है कि शब्द तो होंगे, सार्थक अर्थ भी निकलेगा तोड़ने पर, लेकिन वो किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करेंगे। मतलब ए, एक शब्द ए, बी, ए प्लस बी एक शब्द है, ठीक है, ए बी एक शब्द है। अब इसको हमने तोड़ा दो भागों में, ए को अलग रखा, बी को अलग रखा, तो ए का अपना अर्थ होगा, बी का अपना अर्थ होगा, और ये किसी सी की ओर इशारा कर रहे होंगे। तो ए है यहाँ पे पीले, येलो, बी है यहाँ पर कपड़े, तो किसके हैं भाई? पीले कपड़े, तो बस श्री कृष्ण के, किसके हैं? श्री कृष्ण के, ठीक है जी।
तो श्री कृष्ण के पीले कपड़े हैं। आशा करता हूं कि आपको योग रूढ़ संज्ञा भी आसानी से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। कान, गौशाला, ठीक है, और श्वेतांबर। चलो श्वेतांबर वही लेते हैं, पीतांबर। ठीक है, पीतांबर तो आपको पता चल गया होगा पीतांबर क्या है। ठीक है, देखो आपसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से रूढ़ संज्ञा कौन सी है। कान, कान को तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ना है, कान शब्द को तोड़ना है। का प्लस नौ, का कोई अपना अर्थ है नहीं है, नौ का कोई अपना अर्थ नहीं है, तो इनका सार्थक खंड नहीं हो रहा है। रूढ़ संज्ञा लो जी आ गई। यौगिक संज्ञा गौधनशाला, गौधनशाला। जिन शब्दों के खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकले अपना अपना। गौ का मतलब गाय, आलय का मतलब जहां वह रहती है या गाय का घर, तो ये होगी गौशाला। खंडन करने पर अपना अपना अर्थ निकलेगा यौगिक संज्ञा। 2 शब्दों के मिश्रण से यौगिक बनी है, यौगिक संज्ञा बनी है। थर्ड आया पीतांबर, पीले हैं कपड़े जिसके। बताओ भाई योग रूढ़ संज्ञा कौन सी है। पीतांबर है, श्वेतांबर है, नीलांबर है। ठीक है, नीलांबर। ठीक है, तो जैसे विषधारी, शिव जी को भी हम कुछ विषधारी ऐसे कुछ कहते हैं, तो विषधारी भी उनको ही कहा जाता है, शिव जी को। ठीक है, तो किसी तीसरे की ओर ये खंड क्या करेंगे, इशारा करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। अब नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ के आधार पर, ये वाला है, अर्थ के आधार पर 3 क्लास पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझाने वाली बात है, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जिनको समझ में नहीं आया है अभी तक ये चीजें, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि देखो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको जितना बांटो, ठीक है, खुद से दूसरों को बताओ जो तुमने यहाँ समझा है। ठीक है, तो बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। ठीक है, 5 बताएंगे कौन कौन से हैं, बहुत आसानी से बताएंगे। और आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच।